अर्थ का अनर्थ करना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि अर्थ का अर्थ कम लोग जानते हैं। आपकी जेब में कितना रुपया आया या फिर कितना रुपया गया, ये ऐसी जो खबरें हैं आपने गाहे बगाहे जरूर सुनी होगी। पेट्रोल इतना बढ़ा, सिलेंडर इतना घटा, मगर देश की जेब में कितना रुपया आया और कितना रुपया गया, ये बिना किसी बड़ी रिपोर्ट के ये बड़ा कीवर्ड जो है वो नहीं बन पाता। और जब बात देश की होगी तो देश की सत्ता से सवाल तो पूछे जाएंगे। एक तरफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जो नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक्स को सही दिशा पर बताती है, और दूसरे जो है खित्ते रिपोर्ट का खंडन भी करती है, जहां अर्थशास्त्री इस रिपोर्ट के मानकों को सटीक नहीं मानते। फिर अर्थव्यवस्था के सरकारी आंकड़े हैं जो अर्थशास्त्रियों के दावों को काउंटर करते हैं। इस पूरे पेचोखम में मोदी सरकार ने हमारी आपकी कितनी मदद की भी या नहीं की, यही जांचेंगे आज की इस बड़ी खबर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह है। पहले सरकार का ही आंकड़ा आप लोग के सामने रखते हैं। एनएसओ ने 31 मई को जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए। जनवरी के मार्च तिमाही में भारत का जीडीपी जो है वो 6.1% बढ़ा। पिछली तिमाही में ये बढ़ोतरी 4.4% की हुई, यानी अच्छा उछाल देखने को मिला। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो मार्च तिमाही में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 4.5% चढ़ गया और कृषि क्षेत्र में प्रोड्यूस में भी जो है वो वृद्धि देखने को मिली। एनएसओ की रिलीज में यह बात कही गई कि रिपोर्ट जो है वो भारत का जीडीपी साल 2022-23 में 7.2% से बढ़ा है। हालांकि ये बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले कम है। 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.1 थी। अर्थव्यवस्था सुनते ही सबके मन में एक शब्द का जो अक्सर जो है ख्याल आता है वो ये है कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। माने भारत की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और खेतों में कितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो सीमेंट हो या फिर सॉफ्टवेयर, उसकी कुल कीमत। लेकिन कई देश विदेश के नामी अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी को कायदे का मानक मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन हम इस विवाद में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। आपको वैकल्पिक मानक ही जो है वो अभी फिलहाल जीडीपी है, तो उसके दांव पेच आपको बताते हैं। जीडीपी बढ़त की रिपोर्ट में ये साफ है कि ग्रोथ तीनों ही क्षेत्र में हुआ है, माने खेती, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इसमें अव्वल है। महामारी के बाद ये पर्यटन बढ़ा है। हॉस्पिटैलिटी सर्विस में 14% की भरपूर बढ़त भी देखने को मिली है। लेकिन इन्हीं नंबर्स में एक सिकुड़ा हुआ नंबर भी छिपा हुआ है, जिसको पर्सनल कंजप्शन और एक्सपेंड कहते हैं, जिसका वो जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। अब मतलब आपको समझा देते हैं। इसका मतलब अपनी जेब से जो लोग हैं वो पैसे कम खर्च कर रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बीते 2 सालों से यही ट्रेंड रहा है। जीडीपी में निजी खपत का हिस्सा पिछले 2 सालों में सिकुड़ा है और 2022-23 में यही हाल रहा है। जीडीपी का मामला जितना साफ हो सकता है उसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब आते हैं दूसरी तरफ रिपोर्ट पर, जो आई है बिलाइज से। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली के बारे में आपको समझा देते हैं। 100 साल पुरानी अमेरिकी निवेशी बैंक और ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली भारत समेत दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में इसके दफ्तर हैं। ये फार्म कंपनियां कई देशों के सरकारों को कर्ज देती हैं और उनके पैसों का प्रबंधन भी करती हैं। भारतीय इक्विटी रणनीति और अर्थशास्त्र को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अभी का भारत 2013 से अलग है। मतलब 2013 के पहले का जो भारत था और 2013 के बाद यानी 14 जब नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उसके बाद का भारत जो है वो अलग है। व्यापक और मार्केट आउटलुक के लिहाज से 10 सालों में भारत ने जरूरी सकारात्मक नतीजों के साथ विश्व व्यवस्था में जगह बनाई है। तो चलिए आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। भारत में सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स के तहत पिछले 1 दशक से कम समय में कॉर्पोरेट टैक्स और बुनियादी ढांचों में निवेश को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट अन्य देशों के हिसाब से बराबर हुए हैं, बुनियादी ढांचों में निवेश भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरा पॉइंट है नए कानून रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट, यानी मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो काफी सुधार देखने को मिला है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही डिजिटल लेन देन भी बढ़ा है। सोशल सेक्टर में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में तेजी आई है, यानी डीबीटी बढ़ी है। सरकार का फॉरेन डायरेक्ट निवेश पर भी फोकस बढ़ा है। मल्टीनेशनल कंपनियों के कल्चर को लेकर सरकार का रवैया पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ दिखाई दे रहा है।
महंगाई को काबू में रखने के लिए बढ़िया कदम उठाए गए हैं और रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि भारत का निर्यात बाजार हिस्सा 2031 तक बढ़कर 4.5% हो जाएगा, जो 2021 के स्तर से तकरीबन 2 गुना होगा। अभी भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 रुपए है। ये 2032 तक बढ़कर 4,30,000 के आसपास पहुंच जाए। कुल मिलाकर रिपोर्ट की माने तो सब कुछ चंगा ही चंगा है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार रिपोर्ट की मानकों को गलत बता रहे हैं। उन्होंने हाईलाइट किया है कि रिपोर्ट में देश के असंगठित क्षेत्रों पर टिप्पणी नहीं की गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ी है। देश के गरीब वर्ग को जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अब सवाल तो यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल में अर्थ का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के उदित मिश्रा ने 2014 और 2023 के आंकड़ों की अच्छी तुलना की है। वैसे भी कोई भी डेटा पूरी तस्वीर नहीं दे सकता, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं, जैसे कि भारतीयों की औसत आयु, महंगाई, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी आदि के स्तर पर क्या बदलाव हुए हैं, हेल्थ पैरामीटर कितने इंप्रूव हुए हैं, फाइनेंशियली सिस्टम की सेहत कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी विकास दर की। 28 फरवरी को जारी जीडीपी के आंकड़ों में अनुमानों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत की जीडीपी को 159.7 लाख करोड़ रुपए आंका गया था, जबकि मार्च 2014 के अंत में भारत की जीडीपी 98 लाख करोड़ रुपए थी। यानी पिछले 9 साल में भारत की जीडीपी 63% वृद्धि हुई है जीडीपी दर में। 2013 में बीजेपी सत्ता में आने से पहले मुद्रास्फीति दर लगातार दोहरे अंकों में थी। मार्च 2014 में ये 8.31% तक आई। इस समय महंगाई की समस्या के पीछे एक बड़ी वजह कच्चे तेल की ऊंची कीमत है। बाद में इसमें गिरावट हुई और मुद्रास्फीति दर भी अप्रैल 2023 मुद्रास्फीति दर 4.7% हुई। यह महंगाई बढ़ने की दर है, जो एक तरीके से बताती है कि बीते सालों में मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल कर पाने में सफल रही है। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय की औसत आय 86,647 रुपए हुआ करती थी, जबकि मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अब ये लगभग 2 गुना यानी कि 1,72,000 रुपया हो गई है। 2006-07 और 2014-15 वाले टेन्योर से इसकी तुलना करें तो उस समय 157% की बढ़ोतरी हुई है। 2011 की जनगणना हमें यह बताती है कि 22% लोग यानी करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। जनगणना को 12 साल बीत चुके हैं, फिलहाल नई जनगणना नहीं हुई है, तो लेटेस्ट आंकड़ा हम आपको वर्ल्ड बैंक से बताते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेक्टिव 2022 करेक्टिंग कोर्स के मुताबिक दुनिया में 2015 के बाद से गरीबी घटी है, लेकिन कोरोना और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जो माजरा था वो बिल्कुल बदल गया है। भारत का क्या हाल है? 177.13 रुपए प्रतिदिन की रिवाइज गरीबी रेखा से पता चलता है कि 2019 में भारत में 10% भारतीय गरीब थे। 2011 में यह आंकड़ा 22.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली। अब आप तय करिए कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कुछ विकास किया है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ बढ़िया हो पाया है, बेहतर हो पाया है, और आपकी जेब में कितने पैसे आए हैं या फिर आप अपनी जेब से कितने पैसे मार्केट में खर्च कर रहे हैं। कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचें।